हैं 4 का वार। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। 4 की वार में सबसे पहले आज बात होगी जोशीमठ की। पूरी खबर आपको बताऊंगी विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगली खबर आपको बताएंगे मेरे सहयोगी सोनिका सिंह। नमस्कार। 4 के वार में मैं सोनिका सिंह आपको बताऊंगी बिहार के बक्सर में किसानों पर हुए पुलिस के अत्याचार की कहानी, जहां रात में पहले पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके विरोध में बक्सर में हंगामा देखने को मिला। अगली खबर आपको बताएंगे 4 के वार में क्या रहने वाली है, मेरी सहयोगी साक्षी मिश्रा। नमस्कार। 4 के वार में मैं साक्षी मिश्रा आपको बताऊंगी नेपाल सरकार के विवादित बोल की कहानी, क्योंकि चीन की राह पर प्रचंड सरकार चलती हुई दिखाई दे रही है, जिसने उत्तराखंड की जमीन को अपना बताने की कोशिश की है, जिस पर विस्तार से बात करेंगी। अगली खबर बताएंगी हमारी सहयोगी करिश्मा सचदेवा। नमस्कार। 4 के वार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको मैं अगली खबर मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई बताऊंगी, जहां पे इन्वेस्टर्स समिट की कहानी, जिसमें पीएम मोदी ने भारत के विजन को सामने रखा, तो उससे जुड़ी हर एक अपडेट आगे आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन चलिए अब शुरुआत करते हैं 4 की वार की बड़ी खबरों के साथ। मेरी सहयोगी पूजा आपको बताएगी जोशीमठ से जुड़ी बड़ी खबर। देखिए, बिल्कुल इस वक्त जोशीमठ की अगर बात करें तो वहां पर हंगामा लगातार बरपा हुआ है। हंगामा शांत होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि सरकार के साथ जोशीमठ के लोगों की मांगों का समाधान हो नहीं पा रहा। ऐसे में कड़ाके की सर्दी में लोग प्रदर्शन करने को मजबूर है, क्योंकि उनके अस्तित्व को लेकर इस वक्त संकट खड़ा हो चुका है। अब जरा तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर जहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, भारी संख्या में पुलिस बल को भी वहां तैनात किया गया है। लोगों का होटल के बाहर प्रदर्शन लगातार जारी है। लोगों के घरों में दरारें पड़ी हुई हैं। बड़े हादसे की इस वक्त आशंका लगातार बनी हुई है। समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल यही कि जिन लोगों के घरों पर संकट खड़ा है, उनका घर टूटने के बाद आखिरकार उनका क्या होगा। क्योंकि देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड के जोशीमठ में हालात हर पल बिगड़ते हुए जा रहे हैं। सैकड़ों लोगों को अभी तक खतरनाक इमारतों से रेस्क्यू किया जा चुका है। 700 से ज्यादा घरों में दरारें देखी गई हैं और जमीन धंसने की खबर आ रही है। 86 घरों को असुरक्षित चिन्हित किया गया, जहां पर लाल रंग का निशान क्रॉस लगाया गया है। इसके अलावा 100 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने का सिलसिला भी जारी है। अब आगे प्रशासन की तैयारी यह है कि खतरनाक इमारतों और घरों को गिराया जाए, इससे पहले वो खुद गिरे। मुआवजे को लेकर लेकिन इस बीच प्रशासन और लोगों के बीच में खींचतान लगातार जारी है। तकरार इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस भी तैनात हो चुकी है। ये उस जोशीमठ का दर्द है जिसने अपनी जमीन पर लोगों को जीना सिखाया, जिसने मुश्किल में जिंदगी जीने का हुनर भी दिया। उस जोशीमठ की चौखट पर लोगों के टूटते सपनों और दरकती दीवारों के बीच फंसी जिंदगियों को बचाने का संकट खड़ा है। सरकार उन दीवारों से लोगों को खींचकर निकालना चाहती है, जिनको सालों साल की मेहनत और लाखों रुपए लगाकर लोगों ने खड़ा किया, जिसके विरोध में लोग सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। हमको पहले मशीन इधर चढ़ेगी, घनसबल इधर खोपड़ी पे लगेगी, वरना मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर मेरे नीचे लकड़ी का ढांग है, मेरा पूरा प्लान है नीचे आत्मदाह करने का। अगर ये ज्यादा मेरे को परेशान करेंगे तो पूरे आप चाहते हैं कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रॉपर्टी से दूसरों की जान माल का खतरा हो सकता है। पक्का ध्वस्तीकरण होना चाहिए, लेकिन पहले मेरा मुआवजा सेटलमेंट होना चाहिए। लोग जानते हैं कि उनके अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उनके जीवन की जमा पूंजी पर बुलडोजर चलने वाला है। ऐसे मुश्किल हालात में लोग सरकार के सामने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं, जो तिल तिल जोड़कर बनाया था, वो उसका तो हिसाब सरकार दे। मैं इसलिए मैं होटल तोड़ने का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मेरे करोड़ों का ये प्रॉपर्टी है। मैं इनको ये बोल रहा हूँ कि भाई देखो, मेरा बद्रीनाथ के तर्ज पे मेरा मुआवजा सेटलमेंट किया जाए। तोड़ो ना, मैं कौन कर रहा हूँ, मैं तो सरकार का सहयोग करूँगा। लेकिन मैंने एडीएम साहब और सैनी साहब के साथ और हमारे संघर्ष समिति के साथ बात करी है। जो आपका बीच में तय होगा मैं तैयार हूँ। लेकिन ये तो बिल्कुल पूरी फोर्स मंगा के हमारा पतन करना चाहते हैं, हमारा उत्पीड़न करना चाहते हैं। ये बहुत गलत बात है। जोशीमठ की इस आपदा को कुदरत का कहर कहकर खुद को बरी नहीं किया जा सकता, बल्कि जिम्मेदारों ने जोशीमठ की देह पर अपनी लापरवाही की दरारें खींचकर लोगों के सामने संकट खड़ा किया। प्रशासन और सरकारों की लापरवाही ने लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, जिसका जीता जागता उदाहरण जोशीमठ है। आपको ये जानकारी दे दें कि यही होटल मल्लारी इन है
और आपको ये जानकारी देने की देखिए यहाँ पर कल पूरी टीम पहुंची थी और यहाँ पर एक एक रूम को मापा गया है। इधर जो किचन होगा या वॉशरूम होगा, आप एक बार आइए। हाँ जी, ये आपका होटल है? ये आपका होटल है? हाँ, मेरी चाचा लोगों का। तो यहाँ पर कल टीम पहुंची थी तो इसको मापा गया है, रूम्स को मापा गया है। हाँ हाँ, अभी तो पहले तो उन्होंने हल्का फुल्का भारी से वो किया, फिर जाके चाचा ने वो किया तो आ गए वो अंदर। और अभी उसका तो कुछ अता पता नहीं है कि मतलब उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। थोड़ा सा नीचे है और बाकी तो कमरे सारे ठीक ठाक। लेकिन मेन बेस तो चला गया है ना, जहाँ पर आप अब जब एंटर करते हो तो वहाँ पर मेन बेस में इतनी मोटी दरार, अब बेस तो आपके होटल का वही है। हाँ, उसमें तो दरार आ गई है। हाँ, वहाँ वो हो गया। चलो हम बाहर की ओर चलते हैं और देखिए यहाँ पर पूरा परिवार है जो कल से ही धरने पर बैठा हुआ है और पूरे परिवार की मांग है कि उचित मुआवजा हमको दिया जाए। सोचिए कितना दर्दनाक होगा जिन्होंने इन पहाड़ों को अपना मानकर दुनिया बसाई थी। आज उन पहाड़ों से जीवन बचाने के लिए पलायन करना पड़ रहा है क्योंकि सरकारों की लापरवाही उन सबको निगलने जा रही है जिन्होंने पहाड़ की सुंदरता के आंगन में खुद को संवारा था। जोशीमठ में दरकती दीवारों की चौड़ी होती खाई लोगों के मन में आपदा का खौफ पैदा कर रही है। इस संकट के बीच बारिश के अलर्ट ने लोगों को खौफजदा कर दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा खौफ इस बात का है कि संकट के सामने खड़े लोगों के पास क्या बचेगा। अगर उनके मकानों पर बुलडोजर चल गया तो वो कहां और किसके घर पर रहने का ठिकाना खोजेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो जोशीमठ में संकट जो है वो लगातार अब बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोग वहां डर में, दहशत में जी रखे हैं। जोशीमठ में हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं। महिमा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अक्षय हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि वहां से पल पल की अपडेट पहुंचा रही हैं। महिमा, आपका रुख कर रही हैं, आप लगातार वहां पे बनी हुई हैं जोशीमठ में। अब तो लोगों का विरोध प्रदर्शन भी देखा जा रहा है, मुआवजे की मांग हो रही है, लेकिन इन सबके बीच आज मीटिंग भी हुई। क्या अपडेट है उस मीटिंग में, क्या कुछ हुआ? लोग हैं जिनका घर फिलहाल टूट चुका है और जिनको यहाँ से शिफ्ट किया जाना है उनको 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, उससे ज़्यादा रुपए यहाँ पे नहीं दिए जाएंगे। इसके अलावा जो 2 होटल्स हैं सिर्फ और सिर्फ वही होटल्स गिराए जाएंगे और यहाँ से लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। ये जानकारी फिलहाल मिल रही है, लेकिन जो होटल के मालिक है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हमारा 1.5 लाख रुपये में नहीं हो पाएगा गुजारा, क्योंकि ये जो बिल्डिंग, इतनी बड़ी बिल्डिंग उन्होंने बनाई है उसमें तकरीबन 7 करोड़ रुपए लगे हैं। अब आपको हम ये जानकारी देते हैं कि यहाँ पर पहले बड़ी तादाद में महिलाएं थी और बड़ी तादाद में वो पहुँचकर लगातार विरोध कर रही थी, प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही थी। अब यहाँ पर कुछ महिलाएं कम होती हुई नजर आ रही है, यानी कि अब यहाँ पर उतनी ज्यादा संख्या में महिलाएं नहीं। इनसे पूछते हैं कि कारण क्या है, क्योंकि बाकी महिलाएं कहाँ चली गई हैं और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, महिलाएं यहाँ पर पहले काफी संख्या में प्रदर्शन कर रही थी, अभी कहाँ गई महिलाएं? आप बताइए। प्रदर्शन कर रही थी पहले महिलाएं यहाँ पर, अभी काफी महिलाएं जा चुकी है, कारण क्या? अच्छा, घर में बच्चे हैं, बच्चे को खाना खिलाना है, वैसे सुबह से छोड़ रखा है, गाय है भैंस है, कहाँ छोड़ा उनको, तब चले गए। अभी अब मीटिंग हुई है और मीटिंग में फैसला किया गया कि जो परिवार प्रभावित है उनको 1.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, तो क्या आप उससे संतुष्ट हैं? अभी तो मिला ही नहीं है, क्या संतुष्ट होना है, जब तक हाथ पे आए नहीं तब तक क्या। महिमा, आपके पास वापस लौटेंगे। देखिए, 1.5 लाख रुपए की मुआवजे की बात की जा रही है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। और जिनका होटल गिराने की बात हो रही है वो तो ये कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए लगाकर बनाई है ये हमने बिल्डिंग, अब इसको अगर गिरा दिया जाए तो फिर क्या 1.5 लाख में हमारा काम चल जाएगा? ऐसी तमाम तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। इस बीच जोशीमठ में सरकार और प्रशासन के सामने स्थानीय लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, उनका धरना लगातार जारी है। सरकार की कार्रवाई का ये लोग विरोध कर रहे हैं और सही मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। इस विवाद के बीच जोशीमठ में संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। देखिए, जोशीमठ में अब तक भूस्खलन से 723 घरों में दरारें आ चुकी हैं। अभी तक 131 परिवार विस्थापित किए जा चुके हैं और सरकार ने मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ साथ देखिए, राज्य सरकार उचित मुआवजा देने और राहत कार्य में जुटी हुई है, लेकिन करीबन बताया जा रहा है कि 1.5 लाख रुपए सरकार की तरफ से मुआवजा देने की बात कही जा रही है, जिसका विरोध ये लोग कर रहे हैं और ये लोग उस विरोध करने के लिए मौके पर पहुंचे, धरना प्रदर्शन करने लगे। और इसी बीच खबर यह कि मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी लगाई गई। कानून व्यवस्था को संभालने के लिए लोकल पुलिस को भी लगाया गया है। लेकिन अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए भी कि आखिर कितने घरों में दरारें आई हैं और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो काफी ज्यादा दुखद भी है। देखिए किस तरीके से
जो सपनों का महल हम ये कह सकते हैं उन्होंने खड़ा किया था, वो कैसे धराशायी होता जा रहा है। पूजा, देखिए बिल्कुल, जहां तक बात घरों की संख्या की है, गांधीनगर में ही ऐसे 134 ऐसे मकान हैं। पालिका मारवाड़ी की बात करते हैं तो यह आंकड़ा 35 का है। यहाँ पर लोअर बाजार में 31 घर हैं जिनको मार्क किया गया है। सिंगदान में 72 ऐसे मकान हैं जहां पर बड़ी बड़ी दरारें जिनको देखते हुए वहां पर उनको चिन्हित किया गया। मनोहर बाग में यह आंकड़ा 101 का है, अपर बाजार में 34 का है, सुनील जो है वहां पर 23 है, परसारी में 55 है, रविग्राम में 161 है। यह आंकड़ा है देखिए इस वक्त। इसी खबर पर अक्षय राय हमारे साथ जोशीमठ पर बने हुए हैं। अक्षय, क्या कुछ तस्वीरें हैं जोशीमठ की इस वक्त? देखिए, मैं महिमा क्योंकि वहाँ पर है जहाँ के लिए प्रदर्शन हो रहा है, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ जहाँ की राहत सामग्री पहुँची है। हरिद्वार से तमाम जिलों से राहत सामग्री पहुँचाने का सिलसिला जारी है और प्रशासनिक अमला कोशिश कर रहा है कि लोगों को राहत पहुँचाई जा सके। 5 ट्रक यहाँ पर राहत सामग्री पहुँची है। लोग तकलीफ में हैं, आप ठंड का मौसम देख सकते हैं कि है और लोग खुले में ही बैठे हुए हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ का जो मौसम है बहुत तेज़ी से बदलने वाला है। बारिश की बूंदें भी कुछ आज देखने को मिली और अभी देख सकते हैं कि वो जो चोटी आपको दिखाई दे रही है वहाँ पर बर्फबारी बहुत तेज होनी शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में यहाँ पर बर्फबारी पड़ सकती है। ऐसा अगर होता है तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जोशीमठ के लोगों का मुसीबत है वो बढ़ने वाली है। तो साफ तौर पर है कि प्रशासन के सामने अब चुनौती डबल होने जा रही है। एक तो सभी लोगों को आप तो देखिए मौसम भी साथ नहीं दे रहा, प्रशासन के सामने चुनौतियां काफी ज्यादा और लोगों में कितना ज्यादा आक्रोश है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बताते हैं, जोशीमठ संकट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। IIT कानपुर के प्रोफेसर ने दावा किया है जोशीमठ को दोबारा बसाने की कोशिश अगर होगी तो वो खतरनाक साबित होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रखी है, जोशीमठ के दर्द की दवा आखिर क्या है? बड़ा सवाल, क्योंकि घर घर दरार है, प्रशासन के सामने चुनौतियां हैं और दावे लगातार किए जा रहे हैं। साइंटिफिकली एक जोनिंग करनी पड़ेगी आपको कि वहाँ पे डिजास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जोनिंग का क्या स्टेटस है, अनस्टेबल, स्टेबल, थोड़ी बहुत अनस्टेबल एंड सो ऑन। उसके बाद हमें एक बफर जोन क्रिएट करना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ कि उस बफर जोन और जोनिंग के हिसाब से हमारे यहाँ क्या वहाँ की डिज़ायरेबल लैंड यूज़ होनी चाहिए, किस एरिया में क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, कहाँ पे हमें पब्लिक यूटिलिटी बनानी चाहिए, कहाँ पे हमें हैबिटेशन बनाने चाहिए, उसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलेटेड पॉलिसी डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो ये 2 चीज़ तो बहुत हमें इमीडिएटली करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जैसे ये मामला शांत होगा वो लोग वहाँ पे वापस जाना शुरू करेंगे या एक कोई और फॉर्म में रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम हमारा डेवलप होने होगा। तो उसके पहले ही ये तुरंत ये पॉलिसी डेवलपमेंट की बात जो है वो शुरू हो जानी चाहिए अभी तक। और 4 के बाद में बिहार से अब खबर सामने आ रही है। बिहार के बक्सर में चौसा पावर प्लांट पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस के साथ लोगों की झड़प भी देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी पर भी पथराव कर दिया, आगजनी भी की। पावर प्लांट के मुख्य गेट पर किसानों ने आगजनी की है। बताया ये भी जा रहा है कि ग्रामीण जमीन मुआवजे को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। किसान अपनी मांगों को लेकर बक्सर में प्रदर्शन कर रहे हैं। देर रात किसानों पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में किसान चौसा स्थित पावर प्लांट में घुसकर हंगामा करते नजर आए। लाठीचार्ज से गुस्साए किसानों ने पुलिस की एक गाड़ी में आग लगा दी। पुलिस प्रशासन बहुत बल दल के साथ आई और गेट हमारा पीटने लगे। गेट पीटने लगे तो घर से आवाज और औरतें जगी, बोली कि कोई पीट रहा है, हम बंद कर दो, गेट मत खोलो। इसके बाद हम जो है वहाँ से निकल गए और उस दूसरे छत पर चले गए। वहाँ से देख रहे थे 1-2-4 सिपाही हमारे छत पर इस साइड से चढ़े हैं और जा करके और एक दूसरा दरवाजा था उसको लात से मार करके उसकी किली को तोड़ दिए, चोर की भांति। और पुनः घर में जाकर इतना तांडव मचाए हैं कि एक हमारे नाती को कहने के बाद उसको बड़ी मार मारे, एक हमारे लड़कियों को मारे, एक जो है सो गाजीपुर का रहने वाला लड़का था रिश्तेदार का, उसको भी पकड़ लिए। और वो जब हमारी औरतें, हमारी बहू जाकर बीच बचाव करना चाहिए तो उन लोगों के ऊपर भी डंडा बरसाए। यह हंगामा
हंगामा इसलिए जोर पकड़ चुका है क्योंकि सरकार ने SJVN के पावर प्लांट के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया। उसके मुआवजे को लेकर विवाद है। सरकार ने 2010 से 11 में ही मुआवजा किसानों को दे दिया, लेकिन अब किसान 2022 के तहत मुआवजे की मांग पर अड़ गए हैं। इतनी जानकारी नहीं है। पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जल्दी हम लोग कंट्रोल करेंगे। तो ये परिस्थितियाँ कितने दिनों कंट्रोल हो जानी चाहिए? हम लोग शीघ्र कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे लेकर पिछले 2 महीनों से किसानों और कंपनी के बीच विवाद चला आ रहा है। किसान 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन विवाद तब बढ़ गया जब पुलिस ने घर में घुसकर महिलाओं और बच्चों पर लाठीचार्ज किया, जिसके विरोध में किसान पावर प्लांट में घुस गए और जोरदार हंगामा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, बक्सर में 2 महीने से आंदोलन कर रहे किसान अचानक से आक्रोशित क्यों हो गए? ऐसा क्यों हो गया कि अचानक से किसान उग्र हो गए? आरोप यह है कि बनारपुर में रात में लोगों के घर में घुसकर हो रहे किसानों पर बिहार पुलिस ने अचानक लाठीचार्ज कर दिया, जिससे किसानों का गुस्सा फूट गया। और आज बक्सर में ऐसी तस्वीर दिखाई दी जबकि किसान मुआवजे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि सरकार ने समय से पहले जमीन अधिग्रहण की और मुआवजा कम दिया, जिसको लेकर लोग काफी ज्यादा आक्रोशित है। जबकि कंपनी को आज के सर्कल रेट के हिसाब से अगर देखें तो किसानों को मुआवजा देना चाहिए। अब इसको लेकर लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है और लोगों का गुस्सा फूटा है। किसानों पर हुए लाठीचार्ज की तस्वीरें सामने आने के बाद बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बक्सर में हुए हंगामे पर संज्ञान लिया है और ये भरोसा दिलाया है कि मामले की जांच की जा रही है और इस पूरे मामले में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखना पड़ेगा कि क्या है एक्चुअली। हमारे संज्ञान में ये मामला नहीं, आप लोग कह रहे हैं तो इसमें दिखवाते हैं कि क्या है मामला। संज्ञान में लेकर मामला हुआ है, हमने वो दिखवाना पड़ेगा टेक्निकली क्या है। एक्चुअली मुआवजा का मामला है तो उसको हम लोग दिखवाएंगे कि क्या है एक्चुअल पोजीशन क्या है। तो प्रशांत झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट लेकर। प्रशांत, बिहार से तस्वीरें सामने आई है। आज किसान बेहद उग्र नजर आए, गुस्से में नजर आए और आगजनी की गई है, तोड़फोड़ की गई है। इसके पीछे क्या वजह आप देख रही हैं और क्या जब ये लोग विरोध कर रहे थे उसके बाद सरकार का कोई भी नुमाइंदा इनके पास पहुंचा? देखिए, जब आज सुबह में किसान आक्रोशित होकर के पहुंच गए थे SBN जो पावर प्लांट है उसके अंदर में, उन्होंने तोड़फोड़ करना शुरू किया। उनके सीधे एक ही मांग थी कि जो मुआवजा है वो मुआवजा फिर से पुनरीक्षित किया जाए और उसको किसानों को फिर से दिया जाए और फिर से पूरे का आकलन किया जाए। इसी मामले को लेकर के किसान लगभग वहां पर काफी दिनों से आंदोलनरत थे और इस पूरे मामले को लेकर के आज वहां पर तांडव हो गया, जबकि पुलिस और किसानों के बीच में पथराव हो गया। काफी लोग उसमें घायल भी हो गए, कई गाड़ियों को जला दी गई और इस पूरे मामले को लेकर के अब जो है बक्सर के जिलाधिकारी और बक्सर के SP के साथ ही शाहाबाद के जो पुलिस के DIG हैं वो भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। वो पूरे मामले की तहकीकात कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। जी प्रशांत, आप बने रहिए इस खबर के ऊपर। इसी के साथ अब 4 के बारे में बात करते हैं झारखंड की। दरअसल झारखंड में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है और सर्च ऑपरेशन के दौरान हुआ ID धमाका। धमाके में 5 CRPF जवान घायल हुए हैं और घायल जवान रांची एयरलिफ्ट कर लिए गए। इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सर्च ऑपरेशन के दौरान IED ब्लास्ट हुआ और धमाके में 5 CRPF जवान घायल हुए हैं। देखिए, भारत और नेपाल के रिश्ते रोटी बेटी वाले रहे हैं। PM मोदी कई मौकों पर दोनों देशों के बीच भावात्मक रिश्तों की बात कह चुके हैं। 25 दिसंबर को पुष्प कमल दहल प्रचंड तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए। इसी के साथ ही सवाल खड़ा हुआ कि भारत के साथ नेपाल के रिश्ते कैसे होंगे। क्या नेपाल में प्रचंड सरकार बनने से भारत के रिश्तों में तल्खी आएगी? क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी हुई उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि प्रचंड भी चीन के राह पर चल रहे हैं। भारत के उत्तराखंड राज्य में लिम्पिया धूरा, कालापानी और लीपू लेक मौजूद है। साल 2019 में और साल 2020 के राजनीतिक मैप में भारत और अपनी सीमा के अंदर बता चुका है। इस बात पर उस समय नेपाल और भारत के बीच काफी विवाद भी देखने को मिला था। अब प्रचंड की नई सरकार ने फिर से ये राग छेड़ दिया है। एक रिपोर्ट में नेपाल सरकार ने कॉमन नियम प्रोग्राम के तहत
कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ये जारी एक डॉक्यूमेंट में इस बात का खुलासा हुआ। नेपाल की सत्ताधारी सरकार ने इस डॉक्यूमेंट में कहा कि भारत कालापानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा इलाकों पर अतिक्रमण किया है भारत ने, और नई सरकार इन इलाकों को वापस लेने की पूरी कोशिश करेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बाद अब इंदौर में आज से 7वां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शुरू हो चुका। 2 दिवसीय सम्मेलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के विकास मॉडल से बदलते भारत की तस्वीर को भी सबके सामने रखने की कोशिश की और मध्य प्रदेश के नाम पर चलने वाले स्लोगन को नया नाम दिया। देखिए। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बाद अब इंदौर में आज से 7वां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शुरू हुआ। 2 दिवसीय सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने भारत के विकास मॉडल से बदलते भारत की तस्वीर को सबके सामने रखने की कोशिश की और एमपी के नाम पर चलने वाले स्लोगन को नया नाम दिया है। एमपी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। ये बयान प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में दिया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारत के बदलते विजन की तस्वीर रखने की कोशिश की है। उन्होंने आजादी के अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण में भागीदार हर नागरिक का आभार जताया है और लोगों से योगदान की अपील की। हम भारतीय ही नहीं बल्कि दुनिया की हर संस्था, हर एक्सपर्ट इसको लेकर आश्वस्त दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी। प्रशांत हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। सीधे प्रशांत की तरफ मैं रुक करूंगी। प्रशांत, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर मध्य प्रदेश कितना ज्यादा उत्साहित है? अखिलेश मेरे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, आज एक विजन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पेश करने की कोशिश की है। इसको लेकर इंदौर वासी और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के लिए ये गौरव का विषय भी है। कितने ज्यादा उत्साहित है वहां के लोग और किस तरीके की तस्वीरें? बिल्कुल, और जिस तरह से मध्य प्रदेश को लेकर एक स्लोगन था, जैसे जो आपने जिक्र भी किया और रिपोर्ट में भी हमने दिखाया कि एमपी अजब है, सबसे गजब है, इसको पहले लोग थोड़ा ह्यूमरस लेते थे, लेकिन उसमें आज संजीदगी प्रधानमंत्री ने जोड़ी कि सजग भी है। सजग का मतलब है कि एक तरह से शांति का टापू मुख्यमंत्री बताते हैं, प्रधानमंत्री सजग बताते हैं। मध्य प्रदेश में निवेश के लिए माहौल अच्छा है। कुल मिलाकर ये कहने की कोशिश की गई और सरकार की कोशिश है कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश मध्य प्रदेश में आकर्षित किया जाए। और जो शुरुआती सफलताएं उनका मैं जिक्र कर लूँ कि कहाँ से कुछ इन्वेस्टमेंट की खबरें हमारे पास आ रही। अडानी ग्रुप 60,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का प्लान मध्य प्रदेश में बना रहा है अगले 5 साल में। इसके अलावा आईटीसी ग्रुप का मैं जिक्र करूं तो 1,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, और रिलायंस ग्रुप जो है 5G सेवा का विस्तार करेगा मध्य प्रदेश में, जो अभी तक सहमति बनी है। इसके अलावा गोदरेज समूह की बात हो और या भारत समूह की बात हो तो भारत समूह जो है प्लांट लगाएगा सीमेंट के, और गोदरेज समूह एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री लगाएगा मध्य प्रदेश में। तो ये टाटा ग्रुप का अगर जिक्र करो तो रिटेल जो लाइन है, रिटेल के आउटलेट्स है, उनकी संख्या मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ाई जाएगी। आईटीसी ग्रुप 1,500 करोड़ का निवेश एक्सटेंचर में करेगा। ठीक है अखिलेश, बहुत शुक्रिया आपका। चाहे अडानी की बात हो, गोदरेज ग्रुप की बात हो, आईटीसी ग्रुप की बात हो, ये तमाम जो ग्रुप हैं वो अब मध्य प्रदेश में खासतौर पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, यानी एक बड़ी अचीवमेंट के तौर पर इसको देखा जा सकता है इन्वेस्टमेंट समिट के जरिए। सोनिका।